जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर साजिद है और मैं एक कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर कैंसर कुवैत टीचिंग हॉस्पिटल में काम करता हूँ। मुझसे मेरे पास जो मरीज़ आते हैं क्लिनिक में, उसमें ज़्यादातर मरीज़ या उसके जो अटेंडेंट होते हैं वो ये सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब जो ना कैंसर कैसे होता है, या कैंसर से हम कैसे बच जाते हैं, या इसके अलामात क्या होती है कि हमें टाइम पे पता चले। क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो कैंसर के मामले में बड़े हसास होते हैं और लोग इसे एज अ डेथ सेंटेंस काउंट करते हैं कि जिस आदमी को कैंसर हो गया तो मतलब उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। हालांकि जो जदीद तहकीक है और जो अभी जो नया डाटा है उसके मुताबिक बहुत सारी जो है ना जो कैंसर की डिजीज़ है तो वो काबिल इलाज है। कुछ हद और कुछ बीमारियां मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो सकती है कैंसर के मामले में। तो इस मामले में मैंने सोचा कि मैं जेना हॉस्पिटल जा रहा हूँ तो आपको इस मामले में गाइड भी कर लूँ। तो पहला सवाल ये है कि कैंसर होता क्या है। कैंसर बेसिकली वो बीमारी है जिसमें फैलने की एक पोटेंशियल हो। जो बीमारी अगर फर्ज करे उसका इलाज ना हो तो वो बदन में फैल जाती है, और दूसरी बात है कि उसमें मरीज़ को मारने की कैपेबिलिटी होती है। जब या वो कैंसर खुद अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या वो किसी और जगह फैल जाए जिसके कॉम्प्लिकेशन की वजह से मरीज़ की मौत वाक़या हो जाती है। इसमें कैंसर के जो बीमारी है उसमें दो बड़ी किस्म की बीमारियां हैं। एक तो होता है जिसे हम कहते हैं सॉलिड ट्यूमर्स, जो जिगर, आंत हो गया, सीने का कैंसर हो गया, सर और हेड एंड नेक का कैंसर हो गया, और दूसरी होती है हेमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज जिसको खून के कैंसर कहा जाता है। ये दो बड़ी इसकी टाइप्स है। और फिर इसके अपने कैंसर के जो है ना जिस एरिया का ये कैंसर होता है उसके मुताबिक इसका नाम है या उसके मुताबिक इसकी किस्म है। ये एक जनरल इंफॉर्मेशन है। फिर जो है ना जो सवाल ये होता है कि कैंसर बनता कैसे है, तो बुनियादी तौर पे उसका जवाब ये है कि जनरली कैंसर बग़ैर किसी वजह के हो जाता है। आम तौर पे ज़्यादातर कैंसर की कॉजेज़ मौजूद नहीं हैं। कुछ मामलात में कैंसर का पता चल सकता है कि इस मरीज़ को जो है ना कैंसर हो सकता है या इसके अटेंडेंट को कैंसर हो सकता है। वो उनमें होता है जिनमें कुछ मूरसी बीमारियाँ होती है या मूरसी कुछ कैंसर के जो डिजीज़ है वो आ रही होती है। मिसाल के तौर पे एक बीमारी है जिसे कहते हैं लिंच सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें इसमें पॉलिप्स नहीं होते। जिस बड़ी आंत में इसमें ये बड़ी आंत के सिस्टम को अफेक्ट करता है और साथ साथ और बहुत सी जगहों को अफेक्ट करता है, जिसमें जो है ना आपके पैंक्रियाज हो गया, आपके औरतों की जो है ना बच्चों की चीज़ें होती है जिसे ओवरीज कहते हैं, वो हो गए, यूट्रस हो गया, बच्चेदानी जिसे कहते हैं, और इस तरह स्टमक हो गया, मैदे का कैंसर होता है। तो ये जो सिंड्रोम है ये तकरीबन ऑलमोस्ट काफ़ी सिस्टम्स को इन्वॉल्व करता है। फिर इसके अलावा एक और है जिसे फैप कहते हैं, फेमिलियल एडेमेटस पॉलिपोसिस, एक बीमारी होती है जिसमें बड़ी आंत में छोटे छोटे पॉलिप्स बन जाते हैं, गोश्त के किस्म के फिंगर जैसे टुकड़े बन जाते हैं जिसे, और वो 100 से ज़्यादा जनरली होते हैं। तो उसमें फिर बाकी बीमारियां होने के चांसेस होते हैं, बाकी कैंसर होने के चांसेस होते हैं। तो उसमें इस तरह की बीमारियों का फ़ायदा क्या है कि आप बुनियादी तौर पे ये कह सकते हैं कि अगर इस मरीज़ को बीमारी कैंसर हो गया और ये इसका अपना जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आ गया, तो मतलब ये है कि इसके जो करीबी जो इसके रिलेटिव्स हैं, इसके बहन भाई हो गए या इसके बच्चे हो गए, तो उसमें कैंसर होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। फिर उसकी अपनी जो है ना टेस्टिंग है, मोडेलिटीज़ है, उस पर उसको टेस्ट किया जाता है और फिर आगे उसकी स्क्रीनिंग और प्रिवेंशन है। और औरतों में एक बहुत बड़ी जो बीमारी है ब्रेस्ट कैंसर की रहती है जिसे ब्रैका कहते हैं। ब्रैका 1 और ब्रैका 2 बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। तो अगर किसी औरत में ब्रैका 1 या ब्रैका 2 पॉजिटिव आ जाए तो उसकी फैमिली में जो है उनको ब्रेस्ट कैंसर और जो है ना ओवरीज कैंसर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और अगर ब्रैका 2 होता है तो उसके अलावा और कैंसर भी जो है ना हो सकते हैं। तो फिर इसकी अपनी जो है ना कुछ टेस्टिंग होती है, जनरली वो खून के टेस्ट होते हैं या जिस बीमारी जिस टुकड़े पे जो है ना उसका वो कैंसर आया होता है उसके ऊपर टेस्ट होते हैं, MSI टेस्टिंग वगैरह उसे कहते हैं।
वो करना होता है। और उसके बाद उस पर कंफर्मेशन के बाद या तो पेशेंट की जो है ना सर्जरी हो जाती है औरतों के बेसिस पे कह रहा हूँ, ब्रेस्ट सर्जरी ब्रैका के बेसिस पे, या फिर स्क्रीनिंग मोडेलिटीज़ होती है कि उनको ये कहा जाता है कि आप इतने अरसे बाद ये टेस्ट कराएंगे, इतने अरसे बाद ये सीटी स्कैन कराएंगे, इतने अरसे बाद ब्रेस्ट के एग्जामिनेशन करेंगे, इतने अरसे बाद सीटी स्कैन जो एब्डोमेन है वो करा देंगे। तो ये एक अकॉर्डिंगली जो है ना स्क्रीनिंग मोडेलिटी होती है या प्रिवेंशन जो है ना हो जाती है। दूसरा फिर एक सवाल पैदा होता है कि हमें पता कैसे लगेगा कि कैंसर हुआ है। तो ये एक बहुत मुश्किल बात है, खासकर सॉलिड मैलिग्नेंसीज में, क्योंकि कैंसर जनरली डेकेड सालों ले लेता है कैंसर होने में। एक नॉर्मल सेल होता है, खोलिया जिसे कहते हैं, वो बिल्कुल नॉर्मल होता है। वक्त के साथ साथ जो है ना उसमें चेंजेस आती रहती है, जैसे डिस्प्लेजिया, मेटाप्लेजिया, कार्सिनोमा इनसाइड, और फिर कैंसर बन जाता है। तो इसमें आमतौर पे 10-10 साल तक लग जाते हैं और मरीज़ को ज़ाहिर बात है कोई ऐसा तरीक़ाकार नहीं है जिससे उसको पता चले कि मुझे जो है ना कैंसर होने लगा है या मैं कोई कैंसर की तरफ जाने वाला हूँ। तो आमतौर पे पेशेंट्स कैंसर हो के आ जाते हैं। कभी इस तरह बहुत कम हुआ है कि पेशेंट वैसे जो है ना रूटीन के चेकअप के लिए आया है और उसका कैंसर का पता लगे, या कैंसर के अर्ली जो स्टेजेस होते हैं, जो अर्ली उसकी अलामात होती है, प्री कैंसर लीजन जिसे कहते हैं, अभी कैंसर नहीं बना होता, वो एक स्टेज पे आ जाए, आमतौर पे बहुत कम होता है। फिर ये है कि इसमें कुछ जो एज के लिहाज से कैंसर एज के लिहाज से कुछ टेस्टिंग हो सकती है जिसमें पेशेंट का कम से कम कैंसर अगर पता चल भी गया तो जल्दी पता चल रहा है। जिस तरह एक पेशेंट है जिसका प्रोस्टेट का मेल पेशेंट है, तो उसके प्रोस्टेट की स्क्रीनिंग के लिए पेशेंट रिकमेंडेशन है कि 55 साल से ऊपर वो अपने प्रेसेल टेस्ट करा ले और साथ जो है ना और इन्वेस्टिगेशंस करा ले। या अगर पेशेंट 50 साल से ऊपर है तो वो जो है ना कोलोनोस्कोपी, बड़ी आंख के कैमरे का टेस्ट करा ले। या एक औरत है जिसकी उम्र 45 साल से ऊपर है तो वो मेमोग्राम ब्रेस्ट का करा ले हर 2 साल बाद। तो ये एक तरीक़ाकार है जो नॉर्मल एवरेज लोगों के लिए होते हैं। एवरेज लोग मतलब वो पेशेंट्स हैं, वो लोग हैं जिनको कैंसर नहीं हुआ या जिनमें मौरूसी बीमारियों का कोई जिक्र नहीं है, तो हम उनको जो है ना ये रिकमेंड करते हैं कि आप रूटीन में ये टेस्ट कराया करें कि अगर फ़र्ज़ करें कोई कैंसर होता है तो वो टाइम पे पता चले। फिर सवाल ये है कि कैंसर की अलामात क्या हैं। तो कैंसर की अलामात बेसिकली उस जगह पे डिपेंड करता है कि किस जगह का कैंसर हुआ है। मिसाल के तौर पे एक आदमी को लंग कैंसर है, वो स्मोकर है और उसको लंग कैंसर है, तो उसकी अलामात क्या होगी कि उसकी खांसी जो है ना शुरू हो जाएगी। अगर पहले खांसी थी तो उसका पैटर्न बदल जाएगा, उसको खांसी में खून आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ उसकी सांस खराब होने लगेगी, और अगर डिजीज़ एडवांस हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो फिर वो उसको उसके मुताबिक अलामात होंगे। फ़र्ज़ करें वो जो जिस्म की रग्ज़ है ना, जिसे मीडियास्ट्रियम कहते हैं, अगर उसके विसेस को इन्वॉल्व कर लेता है तो एसवीसी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। अगर खुराक की नाली इसोफेगस को इन्वॉल्व कर ले तो उसमें डिस्फेजिया हो जाएगा, और अगर ट्रेकिया को इन्वॉल्व कर लेता है तो सांस के तकलीफ शुरू हो जाएगी। और अगर मेसोथेलियल जो लंग के इर्द गिर्द एक पर्दा सा होता है, अगर उसको इन्वॉल्व करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा पेन होते हैं। और अगर फ़र्ज़ करें पेशेंट को स्टमक कैंसर है तो उससे उसको क्या होगा कि उसको मैदे की तकलीफ़ होगी, उसको भूख नहीं लगेगी, उसको एक डिस्कम्फर्ट सा फील हो रहा होगा, और वो शायद उसके काले पखाने आ जाए, या पेशेंट का जो स्टमक है वो ट्यूमर परफोरेट होके इमरजेंसी में पेशेंट चला जाता है, जिसके लिए ना परफोरेशन हो जाती है। या कोलन कैंसर है बड़ी आंत का, तो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, रुकावट खून में बड़ी पेशाब में रुकावट होगी, या वो पतले शुरू हो जाएंगे। पहले नॉर्मल डायमीटर होगा, अब मरीज़ कहता है कि वो उसकी जो डायमीटर है उसकी थिकनेस वो वक्त के साथ साथ कम होने लगी है, या वो बहुत ज़्यादा वॉशरूम में टाइम लगाता है, और उसके बाद भी पेशेंट कहता है कि मुझे फील नहीं हो रहा कि मेरा जो है ना जो मैदा है ये स्टमक वो खाली हो गए, और साथ सुर्ख या ब्लैक कलर के खून आ सकता है। तो ये जनरली डिपेंड करता है कि ऑर्गन्स पे कौन सी जगह इन्वॉल्व है। इसके मुकाबले में जो खून के कैंसर है, ब्लड मैलिग्नेंसी है,
वो आमतौर पे क्या होता है कि वो ज़रा जल्दी प्रेजेंट करते हैं। आमतौर पे वो मरीज़ महीनों सालों नहीं लगाता। जिस तरह एक बीमारी है एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, उस पर मैंने एक आर्टिकल भी लिखा हुआ है। तो वो पेशेंट क्या होते हैं कि वो उनके अटेंडेंट बता रहे कि डॉक्टर साहब ये तो हफ्ता 10 दिन महीना पहले तो बिल्कुल ठीक ठाक था, और फिर जो है ना अचानक इस तरह बीमार हो गया। और जब हम देखते तो उसके काउंट्स या तो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं CBC, या बिल्कुल कम होते हैं, और ब्लास्ट बहुत हाई तक होते हैं, या इस तरह CML है तो पेशेंट का जो है ना कुछ अरसे कुछ महीनों की बात करते हैं कि इसको इंतहाई पेन था, और जब हम देखते हैं तो बहुत तीली जो होती है स्प्लीन वो बहुत बड़ा होता है। तो हम साथ देख लेते हैं और उसकी जो CBC होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो इसमें डिपेंड करता है कि किस जगह का किस तरह का कैंसर है, उसके मुताबिक उसकी अलामात है। फिर लोग कहते हैं कि हम बच कैसे जाए कैंसर से, तो उसमें यह है कि एक तो साफ बात है कि अल्लाह ताला की जो है ना कोई उससे दुआ करनी चाहिए, जो डिफरेंट दुआएं हैं मसनून दुआएं वो पढ़नी चाहिए। और दूसरी बात है कि सेल्फ केयर हो जाए, सेल्फ केयर हो जाए। जो जितनी रिकमेंडेशंस है अभी इस टाइम व्लॉग में तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ऑर्गन बेस्ड जो रिकमेंडेशन है कि यार इस एज के पेशेंट को इस तरह के टेस्ट जो है ना करने शुरू करने चाहिए। ब्रेस्ट फीमेल है, ब्रेस्ट कैंसर है तो ब्रेस्ट नहीं है, कैंसर नहीं है, लेकिन ये कि 45 से ऊपर है तो उसको मेमोग्राम करना चाहिए। 50 साल से एक आदमी ऊपर है तो उसको कोलोनोस्कोपी बढ़ियान का टेस्ट करना चाहिए। इस तरह डिफरेंट चीज़ें तो वो कर लें, ठीक है। अगर फैमिली उसकी पॉजिटिव, उसके भाई बहन में, उसके पेरेंट्स में, या उसके दादा दादी में अगर कोई कैंसर है तो उस आदमी को चाहिए कि वो उसके अगर टेस्ट मौजूद है रिकॉर्ड, तो वो कंसर्न डॉक्टर को दिखा दे और उनसे गाइडेंस ले ले कि ये मेरे फैमिली में ये डिजीज़ आई हुई है तो मैं इसका क्या करूं। फिर जो डॉक्टर है कैंसर का वो उसके मुताबिक उसको समझ के बता देगा कि इसका ये हल हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा जो कैंसर की बाकी बातें हैं वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा। मैंने यही सोचा हुआ है कि मैं टाइम टू टाइम लोगों को डिफरेंट बॉडी के जो डिफरेंट कैंसर्स है उसके मामले में बता दूं कि ये किस जगह का जो कैंसर होता है उसकी अलामात क्या होती है, ताकि उनको आगे उसमें कोई हेल्प हो जाए। मैंने आपको बताया तो मैं एक बेसिकली इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ कैंसर में, कुवैत टीचिंग हॉस्पिटल पेशावर में। इस टाइम मैं हॉस्पिटल में जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा रश है। अपना ख्याल रखें और अपने जो है ना इस चैनल का भी ख्याल रखें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।